हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी के एक वायरल पेपर का डिस्कस करेंगे, जिसका मैं आपको फुल सॉल्यूशन दूंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे बायोलॉजी का पेपर आता है, किस पैटर्न पर आता है, तो उस नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। मैं आपको फुल सॉल्यूशन इस पेपर का दूंगा, जिससे आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे। आपको अपने कॉपी में कैसे लिखना है वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो आपका बायोलॉजी का पेपर होता है वो 70 मार्क्स में आता है। इसका जो पूर्णांक होता है ये 70 मार्क्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है। अब इसके देखिए कि निर्देश, इसमें जो टाइम है वो 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलता है। अब आप लोग को 15 मिनट जो होता है ये प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग पहले निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए, दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। और चौथा दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख है। तो ऐसा कुछ डायरेक्ट जो निर्देश है दिया हुआ है। अब आप लोग देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुविकल्पीय होता है। क्या होता है? बहुविकल्पीय होता है। अब आपको इसका सॉल्यूशन कैसे अपने कॉपी में लिखना है वो साथ साथ देखते चलिए। मैं आपको कॉपी पर, बोर्ड एग्जाम की कॉपी दिखाऊंगा, उस पर कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। जैसा कि दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं। इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं? तो परागकण में 2 नरयुग्मक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग देखिए कि आपको अपने कॉपी में कैसे लिखना है। ये देखिए, पहले सबसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या डालना है? बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, कॉपी में राइट साइड में अंडर ये किया हुआ है अंडरलाइन, ऐसे आपने पटरी से कर लेंगे। और आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सॉल्यूशन पूरा दूंगा, अगर एंड तक आपने वॉच कर लिया, आपको जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे कोई भी डाउट नहीं होगा। तो देखिए, फिर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। ये कौन सी प्रश्नोत्तर संख्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। आप ऐसे डालेंगे, क्वेश्चन को उतारने में नहीं फंसेंगे। तो ऐसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में डालना है। और फिर दिया हुआ है कि दो इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं। तो परागकण में 2 नरयुग्मक पाए जाते हैं। ऐसे आपको 2 नरयुग्मक लिखना है। का है, का ए वाला ऑप्शन सही है। ऐसे सेम आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। देखिए कितना इफेक्टिव लग रहा है। ये टॉपर की कॉपी है, टॉपर ऐसे लिखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो आप लोग को सेम यही पैटर्न पर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ये, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आपको कॉपी पर दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 250। कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होनी चाहिए? 250 अर्धसूत्री विभाजन। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, फिनाइल कीटोनुरिया है, वर्णांधता है, हीमोफीलिया या अरक्तता। तो क्या है जन्मजात उपापचयी त्रुटि? तो
तो जन्मजात उपापचयी त्रुटि है वो है फिनाइल कीटोनूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, ये है आपके फर्स्ट, यही है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए सॉल्यूशन पेपर का। ये इस पेपर का जो पीडीएफ है, ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो है पहले में ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, जो कि है 2 नर युग्मक, और दूसरा दिया हुआ है कि एक परागकोश में परागधानियों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट इसका आंसर होगा। सी है कि जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डी है कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, तो फिनाइल कीटोनूरिया जो है ये जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम हूबहू ऐसे लिखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 1, आंसर आपको ऐसे, और जिस तरीके से मैंने एक एक लाइन छोड़कर लिखी हुई है आप ऐसे ही लिखेंगे। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। फर्स्ट जो इफेक्ट होता है, लास्ट इफेक्ट, तो पहले आपको ऐसे ही लिखना है, सुंदर से एक भी कटिंग नहीं करनी है। अब आप लोग देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। तो सेकंड है, ये देखिए सेकंड में आपको कैसे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। क्या है? निश्चित उत्तरीय प्रश्न, डिफाइन आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका जो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका आंसर आपको एक लाइन में ही देना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। फिर आप लोग देखिए कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है सेकंड वाला। फिर आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम ऐसे डालना है। क्या डालना है? निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न डालेंगे, उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 2। उसके बाद में फिर आंसर लिखेंगे। अब आप लोग देखिए, तो ये है कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। तो वो है साल्मोनेला टाइपी। टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो हैं साल्मोनेला टाइपी। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो आप लोग देखिए कि जीवाणु कोशिका में अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है, जिसे आरंभिक केंद्रक कहते हैं। जीवाणु कोशिका में अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है, जिसे आरंभिक केंद्रक कहते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मांसल फल का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको स्क्रीन पर मांसल फल का नामांकित चित्र दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको बनाना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पर परागण से लाभ का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। पर परागण से जो लाभ है का आपको संक्षेप में उल्लेख करना है, लिखना है। तो आप लोग देखिए कि पर परागण से लाभ क्या होते हैं। हाँ, तो पर परागण से अनेक नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है पर परागण से? लाभ इससे क्या है कि इससे अनेक नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा देखिए कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या होता है। तो जो जैव विविधता तप्त स्थल होता है
उसका डिफिनीशन क्या होगा, थोड़ा देखिए ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। तो वह स्थान जहां पर जीवों एवं पेड़ पौधों की अधिकतम प्रजाति पाई जाती है, जैव विविधता तत्व स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? कि वह स्थान जहां पर जीवों एवं पेड़ पौधों की अधिकतम प्रजातियां पाई जाती है, जैव विविधता तत्व स्थल कहलाता है। तो ये रहा, आपने निश्चित उत्तरीय के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन को जितना हो सके स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ये वायरल पेपर मिल सके। इसका फुल सॉल्यूशन अगर आप कर लेते हैं तो पेपर में जब आप बैठेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे पूछा जाता है, कितना लिखना है। ये सब चीजें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर आपको सॉल्व कर कर दिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है। तो इसमें आपको अपने कॉपी में क्या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पराग कोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं। पराग कोश के जो परागकण होते हैं वो किससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप क्या लिखेंगे, मैं दिखाता हूं कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न ऐसे डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, इसमें आपको ऐसे डालकर फिर आंसर लिखना है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करिए। देखिए क्या दिया हुआ है कि पराग कोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो किससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कि पराग कोश के परागकण टेप्टम से भोजन प्राप्त करते हैं। किससे? टेप्टम से भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। कल मैंने आपको बताया था एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी, तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है एमनियोसेंटेसिस, जिसको उलबेधन कहते हैं। कल मैंने आपको समझाया था, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका राइट आंसर यही होगा। आइए मैं थोड़ा आपको समझाता हूं कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जिसको उलबेधन कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। तो इसी पर भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। तो आपको उलबेधन एमनियोसेंटेसिस का इस तरीके से कुछ टिप्पणियां लिखना है। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असली, देखिए आप लोग एमनियोसेंटेसिस आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असली ट्रू फल तथा नकली फॉल्स फल में अंतर लिखिए। तो असली ट्रू फल क्या होता है या तथा नकली फॉल्स फल क्या होता है, देखिए क्या है। तो देखिए आप लोग, तो जो असली फल होते हैं वो असली फल केवल अंडाशय से बनते हैं, जबकि नकली फल अंडाशय के अलावा पुष्प के दूसरे भागों से बनते हैं। पुष्प के दूसरे भागों से बनते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। असली फल तथा नकली फल में अंतर लिखिए। यह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में। तो असली फल केवल अंडाशय से बनते हैं,
जबकि नकली फल अंडाशय के अलावा पुष्प के दूसरे भागों से बनते हैं। अब आप लोग देखिए असली फल और नकली फल के एग्जाम्पल। तो असली फल के एग्जाम्पल हैं वो है आम और बादाम, नकली फल टमाटर और अमरूद। तो ये इसके आंसर आपको ऐसे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। आप लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि असंग जनता एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए। असंग जननता क्या होता है? तो देखिए असंग जनन क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है, तो इस घटना को असंग जनन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। अब आप लोग देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ तो पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुरूढ़ता की परिभाषा लिखिए। बहुरूढ़ता क्या होता है, इसकी आपको डिफिनीशन लिखना है। तो मैं आपको बहुरूढ़ता दिखाता हूं। तो ये देखिए बहुरूढ़ता की डिफिनीशन, कैसे आपको बहुरूढ़ता लिखना है। एक एक सॉल्यूशन को आप सॉल्व करते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया तो इससे आपके 30 से 40 नंबर पक्के फंस जाएंगे। तो है पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है? जब किसी एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो तो इसे बहुरूढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब एक बीजांड में एक से अधिक बीज उत्पन्न हो तो इसको बहुरूढ़ता कहते हैं। यह घटना आवृतबीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु आवृतबीजी पौधों में बहुत कम पाई जाती है। और जो बहुरूढ़ता की खोज की थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे पर की थी। किस पर? संतरे पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बहुरूढ़ता की खोज की थी। तो आई होप कि आपके ये सारे आंसर क्लियर हो चुके हैं और आपने अभी तक सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि आपका आगे क्या है। तो आदि लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया है। अब आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे डालेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और आपको कैसे सॉल्यूशन लिखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो और पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जो शुक्राणु हैं उसका नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैं एक आपको दिखाता हूं। मनुष्य के शुक्राणु का जो नामांकित चित्र, बड़ा ही सरल चित्र मैं आपके लिए बनाया हुआ हूं, जिसको आप लोग देखिए। ये है जो मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र है। कितना ही इजी मैंने बनाया हुआ है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सेम बनाना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए कि युवा परागकोश के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो ये स्क्रीन पर आपको परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र दिख रहा होगा। आपको ऐसे बनाना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको कॉपी पर सॉल्व करके बताता हूं। ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालना है। का खा का मैंने उत्तर बता दिया है आपको। गा वाला उत्तर देखिए कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही इजी वर्ड में मैंने लिखा हुआ है कि शहद एवं मोम की प्राप्ति के लिए ही मधुमक्खी को पालना क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है।
डिटेल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका केवल 3 नंबर में पूछा गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है आपको? परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या है कि परिवार नियोजन क्या होता है कि परिवार में बच्चों की जो संख्या है उसको सीमित करना या नियोजित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। थोड़ा देख लीजिए कॉपी पर आपको कैसे लिखना है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिवार में बच्चों की संख्या को नियोजित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इसके बहुत सारे विधियां होती हैं, ट्यूबेक्टॉमी, वैक्सेटॉमी, और ये बहुत विधियां होती हैं, आप बनाकर लिख सकते हैं। तो ये देखिए, फिर आप नेक्स्ट देखिए कि आपको क्या लिखना है। तो आपने अभी तक लघुत्तरीय प्रश्न के ये चौथे जो ये है प्रश्नोत्तर संख्या 4 सॉल्व किया। अब आप लोग देखिए 5वें में आपको क्या पूछा जाता है। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए अंगुली छापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैंने वो देखिए टिप्पणी वाला कराया था। 3 क्वेश्चन अभी तक आपको उससे मिल चुके हैं और ये चौथा क्वेश्चन है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है आपने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ, तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अंगुली छापन। तो देखिए कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था तथा इसके द्वारा खून, बाल या लार और वीर्य या फिर योनि द्रोह आदि के द्वारा अपराधी या खूनी बलात्कारी पैतृक संबंध की पहचान की जाती है। जैसे सैंपल में क्या लेते हैं वो मैंने आपको बताया, ब्लड है, बाल है, लार है, स्पर्म है या फिर वेजाइना के जो लिक्विड हैं उसको लेकर इसमें अपराधी, खूनी, बलात्कारी इसकी जांच की जाती है। तो ये रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो ये आपके प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डीएनए अंगुली फिंगरप्रिंटिंग आपको सॉल्व कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो भारत में जो हैं, भारत के हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं एमएस स्वामीनाथन। क्या है? एमएस स्वामीनाथन। अब क्या होता है, नेक्स्ट पूछा गया है कि हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, किस प्रकार उदाहरण देना है। तो हरित क्रांति के द्वारा अच्छी किस्म के बीजों, अच्छी दवाओं तथा खेती के आधुनिक यंत्रों का निर्माण हुआ है जो कि किसानों के लिए लाभदायक है। तो ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपने सॉल्व किया अभी तक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची उसको ही कहते हैं। तो आप लोग देखिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम जिसको कहते हैं वो क्या होता है। तो यह एक एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। और एक और एंजाइम होता है, वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। यही है प्रतिबंधन एंजाइम। और डीएनए को विभिन्न खंडों से जोड़ने वाला जो एंजाइम है उसको क्या कहते हैं? लाइगेज कहते हैं।
तो ये है, आपने देखा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए कि जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से समझाइए। तो ये जो जलीय पौधे जो हैं ये वातावरण के अनुकूल है, इसका उदाहरण क्या होगा? कमल जो है ये एक जलीय पौधा है जो कि अपने वातावरण के, तो ये आपको सॉल्व करना है। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलिए, फिर आपको हर एक डाउट क्लियर होगा। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? सारे डाउट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करते चलिए। जैव विविधता के मुख्य घटकों के नाम लिखिए तथा इसके संचरण के उपाय लिखिए। तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालना है और देखिए आप कि जैव विविधता के प्रमुख घटक क्या हैं। जैव विविधता के मुख्य घटक क्या हैं? हाँ, तो जैव विविधता के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो आनुवांशिक विविधता है, जलीय विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता जो इसके जैव विविधता के मुख्य घटक हैं, और इसके संचरण के जो उपाय हैं वो हैं प्रकृति को मनुष्य द्वारा हानि से बचाने के लिए किए गए प्रयास, जैसे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ये इसके संचरण के संरक्षण के उपाय हैं। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। सेक्शन बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट है कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए जिसमें आपको मनुष्य में आनुवांशिक विकार और सेंट्रल डोगमा पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मनुष्य में आनुवांशिक विकार देखिए, तो वे रोग या विकार जो माता पिता से संतानों को आनुवांशिक लक्षण के रूप में प्राप्त होते हैं उसे हम आनुवांशिक विकार कहते हैं। क्या है? आनुवांशिक विकार। अब नेक्स्ट आपको सेंट्रल डोगमा लिखना है। सेंट्रल डोगमा क्या होता है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो सेंट्रल डोगमा जो है वो किक्र के अनुसार आनुवांशिक सूचनाओं के एक दिशीय संप्रेषण को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा कहते हैं। अब आप लोग देखिए, मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक किसे कहते हैं? खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है। हाँ, तो जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं जिससे खाद्यान्न का अच्छा उत्पादन होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन आपका क्या है थोड़ा ध्यान से जल्दी जल्दी से देख लीजिए। आप लोग सॉल्यूशन जाइए, अगर आपको नहीं मिल रहा है मैं खुला सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। एक आध क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जाइए अपने क्वेश्चन बैंक या उसमें आप ढूंढकर लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। रेड डाक्टा बुक है, परजीविता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने में दलहनी पौधों की भूमिका, ये आपको लिखना है। फिर आप लोग नेक्स्ट देखिए कि आपको क्या लिखना है। अब आपके 5-5 नंबर वाले प्रश्न आ गए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है, जिसमें आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु बीजाणु जनन क्या है अथवा आवृत बीजी पुष्प में युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फिर अथवा लगाकर दिया हुआ है कि महिला के प्रजनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने आपको बताया था, एक मैं आपको इजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र बनाया हुआ हूं, जो देखिए आप बड़ा ही इजी चित्र है ये है।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऐसे ही सिंपल, इतना सिंपल कोई नहीं बनाएगा, ये मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। आप लोग इसको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम ऐसे आप हूबहू पेश करेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जिसमें आपको लिखना है द्विनिषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आपको लिखना है। तो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, तो दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, जिसकी डिफिनीशन को आप लोग देखिए कि पराग नलिका में दो नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो इनमें से आपको दो ही लिखना था, आप लोग लिख देंगे, स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट है वाहित मल उपचार, निमोनिया की रोकथाम, अथवा में आपको लिखना है, या आप ये भी कर सकते हैं निम्न में से फलों में अंतर लिखिए, फली फल, लोमेंटस फल या अस्थित तथा विधुर फल। विधुर फल क्या होते हैं, अस्थित तथा विधुर, आप ये कर सकते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आखिरी है, 9वां प्रश्न दिया होगा, ये भी आपको 5 नंबर में दिया जाता है। तो आप लोग देखिए, है कि मनुष्य में निषेचन, मनुष्य में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आपको लिखना है, या फिर सहज प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सहज तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में आपको लिखना है, या फिर आप जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट पर निबंध लिख सकते हैं, जिससे आपको 5 मार्क्स क्लियर होंगे। तो ये रहा आपके क्लास 12th बायोलॉजी का के जो पेपर का फुल सॉल्यूशन। आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। जब आप 3 मार्च को बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है, कितना लिखना है, ये सारी चीजें का डिस्कस आपको इस समझ में, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग कर लीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेंड कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को यह नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तर मिल सके। तो आई होप आपके लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।